हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लगातार पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की 4 सीट पर एक एक नाम फाइनल हो गए हैं। वहीं 5 सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवारों की दावेदारी की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, फिर भी अभी लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हैं कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में जो भी एक्टिविटी नजर आ रही है उससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो कुछ सीटों पर सहमति नहीं बनी थी तो सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है और कल सब कमेटी ने रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप भी दी है। सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा भी हाईकमान की तरफ से की गई है। हुड्डा से कई नेता मिलने पहुंचे और हुड्डा खुद भी शीर्ष नेतृत्व से लगातार दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों के नाम फाइनल हैं लगभग। सूत्रों के हवाले से खबर है कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो ऐसे में अभी भी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस 9 सीटों पर अब तक हरियाणा में एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए विपक्ष को कहीं ना कहीं काफी यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कमेटी बन रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर, मंथन का दौर देखने को मिला। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से कहा जा रहा था कि अब जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है या बीजेपी है, उन्हें तो विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया है। लिस्ट में लगातार देरी हो रही है इससे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिल गया है और लगातार देखिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी ऐसे आरोप लगाए गए थे और खासतौर पर जो तमाम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो लिस्ट में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस को निशाना साध रहे हैं। हालांकि एक मजबूत जो ऐसे कहा जा रहा था कि मजबूत जो मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस प्रकार से लिस्ट में देरी हुई है उससे लगता है कि कांग्रेस बैकफुट पर चल रही है और उनके उम्मीदवारों में जितनी देरी होगी वो उतना ही जो लोगों का जो कहना है और जो सियासत के जानकार जो लोग हैं उनका कहना है कि उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयारी चाहिए, समय चाहिए, और वो समय और वो तैयारी के लिए जो समय है और खासी लोगों से जो तमाम जो जनता से जुड़ने का मौका होता है वो कम से कम उन्हें कम समय मिलेगा और जिससे उनका नुकसान होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी बैठक दर बैठक का दौर चला हुआ है, लेकिन अभी तक निर्णय की स्थिति है और यही स्थिति जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी भी साबित करती है और शायद इसी वजह से देखिए उन्हें जो फील्ड में जब चुनाव मैदान में जब उतरेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात का एक नुकसान उठाना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम अपना जो पिछली बार 2019 में जो उनका दूसरे नंबर का स्थान था 9 सीटों पर, वो कायम रखने के लिए कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इस चुनाव में। जी देखिए, बयानबाजी भी कई तरह से हो रही है। अब ये भी आपने नायब सैनी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब तक ये प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाए हैं और इसके अलावा और भी जो है, जैसे अनिल विज का भी आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन अमित जी देखिए, अभी कुछ सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्या लगता है आपको 4 सीटों पर जो लगभग नाम तय माने जा रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राष्ट्रीय एक सबसे बड़ी विडंबना की बात कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से यह कही जा सकती है कि जब उनके कुछ उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई थी तो उन्होंने वो भी अनाउंस अब तक नहीं किए, उनके नामों का भी ऐलान नहीं किया। और जो 5 उम्मीदवार जो अभी भी दोबारा से पेच फंस गया है कुछ सीटों को लेकर, वापस रस्साकशी शुरू हो गई है। और जैसे कि भिवानी महेंद्रगढ़ का है, करनाल का मामला है और सोनीपत और फरीदाबाद का मामला है, गुरुग्राम का मामला है। तो ऐसे सीटों पर पेच फंसने से एक तरह से शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी साबित होती है कि वे लोग समिति बनाए जा रहे हैं, कभी उप समिति बन जाती है, कभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, लेकिन यह निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ। और अभी भी देखिए जो ये 5 सीटें हैं और इसके अलावा अगर जो दूसरी अगर 4 सीटों की बात करें जहां उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए, चाहे अम्बाला की बात करें वहां
वरुण चौधरी का नाम, वरुण मुलाना का नाम जो है वो फाइनल है, ऐसा कहा जा रहा है। शैलजा कुमारी का सिरसा से नाम फाइनल कहा जा रहा है, और अगर इजहार से ब्रजेंद्र सिंह है उनका नाम कहा जा रहा है। तो ऐसे में जो इनके नाम अगर हुए हैं फाइनल, तो उनका भी घोषणा नहीं होना कहीं न कहीं पार्टी की अंतर्कलह को उजागर करता है, पार्टी की गुटबाजी को और धड़ेबंदी का जो एक जीता जागता प्रमाण बिल्कुल। यही है। कुल और मिलाकर ये कह सकते हैं क्या अमित जी कि अभी भी हुड्डा वर्सेस एसआरके है हरियाणा में? जी राष्ट्रीय सवाल दोहराइए। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे गुटबाजी है, तो इससे पहले जो प्रवक्ता जुड़े थे, जो शीर्ष नेतृत्व है, दीपक बाबरिया हो गए, चाहे उदय भान हो गए, हुड्डा हो गए, ये हर बार कहते हैं कि यहाँ पर हुड्डा वर्सेस एसआरके की स्थिति नहीं है। लेकिन अभी हालिया कुछ कारणों से ये लग रहा है कि हुड्डा वर्सेस एसआरके की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस की लिस्ट आने में देरी का भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए चाहे बेशक इस अंतर्कलह को, इस गुटबाजी को, उसको चाहे कितना भी दरकिनार करते हैं, लेकिन इससे कोई बात, इसमें कोई मतभेद ही नहीं इस बात में कि हुड्डा गुट और एसआरके गुट की जो भिड़ंत है वो सीटों के मामले में भी देखने को मिल रही है। और एक तरह से प्रभाव जमाने की, वर्चस्व स्थापित करने की, दबदबा कायम रखने की जो सियासत कांग्रेस में चल रही है, वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को जानता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, राष्ट्रीय की नेतृत्व जो है वो मजबूत नहीं होकर मजबूर नजर आ रहा है। और इसी मजबूरी के चलते ही देखिए आज तक टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, और खासतौर पर हरियाणा के मामले में। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष है, वे चाहते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोगों को टिकट मिले, और दूसरी ओर एसआरके गुट चाहता है कि उनसे जुड़े हुए लोग जो मैदान में उतरे, ताकि अगली भी जो कांग्रेस लड़ाई मजबूती से लड़ सके। अगली विधानसभा पर चुनावों पर सबकी नजर है। तो ऐसे में सब अपना प्रभाव, अपना दबदबा, अपना रुतबा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इन सबके चक्कर में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी होने से जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता मायूस है, और जो अगर प्रतिद्वंदी की बात करें भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी जो बढ़त शुरू से ही बनाई हुई थी, चाहे वो टिकटों के ऐलान के मामले में, चाहे वो अगर बात करें तो अपने प्रचार युद्ध के मामले में, तमाम तरीकों से। अब देखिए उनकी प्रचार की रणनीति कोई देखे तो वो लगातार रैलियों का दौर चल रहा है, अब रोड शो भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस उससे अधिक बात करें तो वो कब नामांकन भरेंगे, कब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, और कब तक वो अपना जो है चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। अभी तक तो टिकटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी राशि, चलिए अब इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो 4 सीटों पर सहमति बन गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी भी 5 सीटों पर पेंच फंस रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अंतरकला नहीं है, लेकिन लिस्ट आने में देरी ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं अंतरकला ही वजह है कि अब तक लिस्ट नहीं आई है। चौटाला परिवार से लोकसभा चुनाव में 3 अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों के सवाल पर पूर्व विधायक प्रेमलता तंज कसते हुए नजर आई। प्रेमलता ने कहा कि चौटाला परिवार के तीनों प्रत्याशी एक दूसरे को मारेंगे जैसे भाई भाई को मारता है। लोकसभा की अगर बात करें तो चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट आ चुके हैं, एक ही परिवार के सभी अलग अलग पार्टियों से। किस तरीके से वो आपस में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? क्या एक दूसरे में मारेंगे जैसे भाई भाई ने मारा कर रहा है। अब यहाँ पे एक तो ससुर खड़ा है, दूसरी तरफ एक भतीजी की बहू है, एक खुद के लड़के की बहू है, पोते की बहू, तो आपस में लड़ाई होगी इनकी। तो वहीं पलवल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में हो रही देरी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की लोकप्रियता से कांग्रेस में भय है, जिससे टिकटों का फैसला नहीं हो पा रहा है। आज देखिए वो मंथन कर रहे हैं, क्योंककि नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, हमने देखा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे, देश ने 282 सीटें दी। 2019 के चुनाव में वो बढ़ करके 303 सीटें दी। अब देश ने ये तय किया है कि हम 400 पार सीटें देंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के भय है कि हम किसको उतारें, किसको नहीं उतारें। कोई उतरने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं किसी को दबाव दे करके उसको मैदान में उतारने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, और मंथन चल रहा है।
हरियाणा में चुनावी रैलियों के बीच सीएम नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। बहादुरगढ़ में रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम सैनी सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाते नजर आए। अगर हम इन घमंडिया गठबंधन की बात करें, भाइयों 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, परंतु भाइयों 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब को और गरीब करने का काम ये इन लोगों ने किया है। भाइयों अभी कांग्रेस के युवराज भाइयों आकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है कि जो लोग 55-60 सालों के अंदर भाइयों गरीबी क्यों खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों इस झूठ से हमने बचना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो आज उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को भी इस बात के बारे में मालूम होगा। मैं कभी किसी का नाम लेकर के भाइयों किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे संसद के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसने इस रोहतक लोकसभा के अंदर दिन रात लग करके आप लोगों के कामों को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो व्यक्ति अपने गिरेबान में नहीं जानता। अरे भाइयों जब आपके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 267 करोड़ रुपया भाइयों जो किसानों का आप नहीं पहुंचा पाए थे, 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे भाइयों, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भूले नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि जो पार्टी 10 साल से संगठन नहीं बना पाई वो प्रत्याशी कहां से लाएगी। तो उतारेंगे जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, प्रजा प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है, हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले। हरियाणा बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ओपी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल रामविलास शर्मा ने भरे मन से कहा कि ओपी यादव कोई पूर्व मंत्री नहीं है और 4 जून के बाद फिर शपथ समारोह होगा। लोग ओम प्रकाश जी यादव को पूर्व कहते हैं। अरे समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे। कोई पूर्व नहीं है। जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है, 4 जून के बाद एक शपथ समारोह और होगा। राजस्थान के जालौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया। आज कांग्रेस की हालत यह है कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 400 सांसदों वाली पार्टी आज 300 सीट पर नहीं लड़ पा रही है। राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है
अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। भाई और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक के अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। बिहार के कटिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया, आज लालू यादव उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा, पहले देश में राजनीतिक दल चुनाव के दौरान लोक लुभावने वादे करते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। वो वोट बैंक की राजनीति करते थे। लोगों को चुनाव में अच्छे शब्दबाग दिखाओ, अच्छे नारे लगाओ, अच्छे तरीके से लोग लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ, और हो सके तो वोट बैंक की राजनीति करो। इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। जिस तरीके से भी विभाजित करके वोट को अपने सत्ता पर आने का रास्ता प्रशस्त करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद
भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई और वोट बैंक की राजनीति से निकल करके विकासवाद की राजनीति हो गई। विकास के ऊपर हम चल पड़े। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, यहां एक महिला मुख्यमंत्री के रहते संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। यहां ईडी सीबीआई जांच के लिए आते हैं तो उनके ऊपर गुंडे हमला करते हैं। पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और यहां पर जो शरीफ लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह पश्चिमी बंगाल महान संस्कृति वाली विद्वानों की धरती है, लेकिन आजकल पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है और सारे देश में यह अपने अपराध के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के लिए पश्चिमी बंगाल जानी जाती है। और पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। यहां पर ईडी और सीबीआई भी जांच के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी ये गुंडे बदमाश जो हमले करते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं बची है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी मजबूत है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। 500, 400 बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो, हेमंत को जेल में डालकर डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो भाजपा संविधान बदल देगी और लोगों से उनके हक छीन लेगी। नेता क्या कह रहे हैं आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा, मौजूदा भाजपा सरकार ने पूर्व में केंद्र में सत्ता में रही कांग्रेस सरकार की तरह किसानों पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है, लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों,
दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर भड़की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने चाहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टी साथ चले। जो हमने चाहा था, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इकट्ठा चलें, एक साथ चलें, क्योंकि कश्मीरी को, जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चलें। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह, बेकस, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा, उनके लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता है हम इकट्ठे रहे, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इखवान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल अपने पहलगाम में, आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे हैं, मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म है या पीडीपी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग यहाँ गवाह हैं। जब कभी खासकर 2014 के नतीजों के बाद हमें यहाँ हालात जो है उनमें खतरा नजर आया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है उस दोस्ती के हाथ को ठुकराया गया। 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2024 में हम लोग जो हैं, हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं। चलिए, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।